डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। देखिए, आज मैं आपके लिए दोहरे फायदा की कक्षा लेके आया हूँ दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल डबल बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि न केवल आप अंग्रेजी के इडियम और प्रोवर्ब्स को सीखेंगे, बल्कि उनके हिंदी अर्थों को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यानी कि एक तीर से दो शिकार, एक वीडियो से दो प्रहार। आपको हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियां भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे दोस्तों, और साथ ही उनको अंग्रेजी में किस तरह से बोला जाता है ये भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वाला पा रहे हैं आप यहाँ पर। पहला है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है दोस्तों, अपना कोई मोटिव होना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए, इसको अंग्रेजी में इस तरह से कहा जा सकता है, अल्टीरियर मोटिव होना, कोई आपका अंतर्निहित स्वार्थ होना, कोई उद्देश्य होना, कोई प्राइवेट एंड्स होना, प्राइवेट एंड रीजन टू सर्व। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन बना के दिया जाए तो इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं दोस्तों इसके लिए। और हिंदी में तो इसको आप अपना उल्लू सीधा करना ये कहते हैं। चलिए, तो इसको अगर हम शब्दशः समझे, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड को, तो किस तरह से समझ सकते हैं। एक्स का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लल्लू लकड़हारा है। इस लकड़हारे के पास जो है एक एक्स है, दैट इज एक्स, जिससे लकड़ियां काटते हैं। अब एक कुल्हाड़ी होना आपके पास, जिसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना मतलब जिससे धार करना है, आपकी कुल्हाड़ी धार करवाना है। तो हर व्यक्ति के पास एक धार कराने के लिए कुल्हाड़ी होती है। इसको इसी अर्थों में समझते हैं हम कि हर व्यक्ति के अंदर एक निहित स्वार्थ होता है, अपना उल्लू सीधा करने की एक नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है। तो कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और कुछ लोग इसमें काफ़ी फिसड्डे हुए होते हैं। तो चलिए समझते हैं हम जो है एक उदाहरण के माध्यम से। Our neighbors always have an axe to grind. Therefore, Indian Army is always cautious. हमारे जो नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वो उनके पास हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का कोई ना कोई कारण होता है दोस्तों। वो अपना उल्लू सीधा हमेशा करना चाहते हैं। हमारे नेबर तो आप जान ही रहे हैं, इन्हें और ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, हमारे पड़ोसी कौन है। इसलिए ही भारतीय सेना, जो हमारी सेना है, जो वीर सेना है हमारी, वो हमेशा कॉशियस रहती है। कॉशियस यानी सावधान रहती है। तो क्यों सावधान रहती है? यहाँ पर बिकॉज अवर नेबर्स हैव एन एक्स टू ग्राइंड। चलिए, तो यहाँ पर हम अपना उल्लू सीधा करने का प्रयोग एक देख चुके। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम जो है। अगला उदाहरण में आप इस चित्र को देखिए। ये हमारे लल्लू लकड़हारे हैं और इनका पड़ोसी है संदीप नाम का। ये आप देख पा रहे हैं संदीप। ये संदीप इनके लल्लू लकड़हारे के बाग से, इनके बगीचे से लेकर जा रहे हैं लकड़ियां। जी हाँ, ऐसे तो संदीप जो है इनसे बात नहीं करता है, लल्लू लकड़हारे को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। वो अपने आप को अमीर समझता है और इसको गरीब समझता है। लेकिन जैसे ही उसको कुछ काम था लल्लू लकड़हारे से, उसे लकड़ियाँ वगैरह लेनी थी, उसका स्वार्थ था, तो वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से आकर के बातचीत करने लगता है, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगता है। और जैसे ही उसको उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उसको लकड़ियाँ मिल जाती हैं, वो चला जाता है दोस्तों, और लल्लू लकड़हारे की ओर मुड़ के भी नहीं देखता। देख पा रहे हैं आप लल्लू लकड़हारा। चलिए, इसी को हम शब्दों में बयां करते हैं। संदीप befriended Lallu because he had an axe to grind. He needed firewood from his
गार्डन। संदीप ने लल्लू लकड़हारे से दोस्ती की क्योंकि उसको अपना उल्लू सीधा करना था। उसे लकड़ियां चाहिए थी, फायरवुड चाहिए थी, और कहां से? लल्लू लकड़हारे के गार्डन से। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं इसको? चलिए, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट हमारे इडियम की तरफ चलते हैं। तो अगला मुहावरा है दोस्तों, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसे हम हिंदी में कई तरहों से कह सकते हैं, लेकिन आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे, ये एक प्रकार से ग्रीड को दर्शाता है। लालच बुरी बला है, इस बात को इंगित करता है। दोस्तों देखिए, आपके पास में कुछ चीजें हैं, आपके हाथों में है, लेकिन आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने संपत्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी जेब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप सामने वाले की जेब को ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उसके पास ये संपत्ति है और उसी का लालच कर रहे हैं, आप उसी को पाना चाह रहे हैं। तो लालच के कारण जो है ऐसा भी होता है कि आपकी जो हाथ की संपत्ति है वो तो छीन ही जाती है और सामने वाले की संपत्ति तो मिलने से रही। तो यही बात इसमें बताया जा रहा है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बुश का अर्थ होता है झाड़ी। आप इस लड़की को देख सक रहे हैं, ये लड़की के हाथों में ये है मिनी। ये मिनी जो है झाड़ियों के पास गई थी, घूम रही थी गार्डन में, तो उसको चिड़िया मिली, पक्षी मिली। तो ये पक्षी वो अपने हाथ पे रखी हुई है, दोस्तों देख पा रहे हैं आप। और जब वो निगाह इधर उधर करती है तो देखती है कि झाड़ियों में और भी दो पक्षी भी छुप बैठे हुए हैं, छुप के। तो मिनी को लालच आ जाता है कि अरे मैं इसको, मेरे हाथ में तो एक ही पक्षी है और झाड़ियों में तो दो पक्षी बैठे हुए हैं। तो मिनी जो है झट से जो है उन झाड़ियों के पक्षियों की ओर झपटती है, लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती है कि मिनी छोड़ दो उन दो पक्षियों को झाड़ियों की, क्योंकि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो आ गया है, जो एक पक्षी है, वो झाड़ियों के दो पक्षियों के बराबर ही है, वही कीमत का है। ठीक है, क्योंकि इनके चक्कर में अगर वो पड़ेगी तो ये तो पकड़ाने से रहे, हो सकता है पकड़ाएंगे या हो सकता है नहीं भी पकड़ाएं, लेकिन ये जो पकड़ा हुआ है उसने अपने हाथ में, वो पक्षी तो निश्चित तौर पर उड़ जाएगा। तो चलिए इसे हम अंग्रेजी में किस तरह से ऑप्शन के रूप में देख पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसे भी देख लेते हैं। होल्ड ऑन टू समथिंग दैट यू हैव रादर देन रिस्किंग इट फॉर अ बेटर वन। ये इस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई दे सकता है दोस्तों, ऑप्शन के तौर पर। अब देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। राकेश हैड क्विट हिज जॉब टू बिकम एन IAS। देखिए IAS इसका क्रेज है आज के समाज में। तो हर बच्चा, आगे अगर पूछा जाए तो क्या बनना चाहते हो, तो IAS IPS ऐसा बोलता है आजकल। तो राकेश भी एक लड़का है जिसने अपना जॉब छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि वो IAS बनना चाहता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता था। और ये उसने 4 साल पहले किया, 4 years ago, बट टुडे ही रिग्रेट्स अबाउट हिज डिसीजन। लेकिन आज वो अपने डिसीजन को लेकर के, अपने उस डिसीजन को 4 साल पहले जो लिया गया था उसको लेकर के रिग्रेट महसूस करता है, खेद व्यक्त करता है, वह दुखी है। और वो कहता भी है दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। और राकेश ने क्या किया दोस्तों? उसने वही किया,
आधी छोड़ सारी को धावे। उसने अपने पास जो जॉब थी उसको छोड़ दिया और किसके पीछे भाग गया? आईएएस की जॉब के पीछे। अब ना आधी मिली ना सारी। आईएएस का जॉब तो मिला नहीं उसको, और जो था उसके पास जो जॉब था छोटा मोटा, वह भी अब चला गया। अब वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम मुहावरे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या है। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है ईद का चांद होना। हिंदी में हम इसे ईद का चांद होना कह सकते हैं। अभी ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद चूंकि काफी दिनों में आता है, एक निश्चित अवधि के बाद आता है, रोज रोज तो आता नहीं है, इसलिए उसे हम दुर्लभ मानते हैं, दुर्लभ घटना बोलते हैं। तो ईद का चांद होना यानी कि रेयरली होना, दुर्लभ होना, बार बार नहीं होना है, बल्कि कभी कभार होना, कभी कभार घटित होना। तो देखिए, इसे हम रेयर इंसिडेंट के रूप में देख सकते हैं अंग्रेजी में ऑप्शन के तौर पर। अब ये आप देख पा रहे हैं फोटो। ब्लू मून क्या होता है दोस्तों? देखिए, ब्लू मून और ईद के मून में बहुत अंतर होता है। ईद का जो चांद होता है वो क्रेसेंट शेप में होता है। क्रेसेंट यानी कि अर्धचंद्राकार या उससे भी छोटा होता है बहुत। अब ये क्रेसेंट शेप का जो मून है वो तो ये तो हो गया ईद का चांद, इसे ब्लू मून नहीं कहते हैं। तो ये अब अंग्रेजी का मुहावरा ऐसे कैसे आ गया, ब्लू मून कैसे बन गया? तो इसके बारे में भी अलग अलग जो है, इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग बातें बोली जाती हैं। ब्लू मून क्या होता है, ये भी ध्यान देने की वाली बात है। इसका भी डिफिनीशन जो है अलग अलग तौर से बताया जाता है। तो होता यह है कि एक वर्ष में चंद्रमा की अलग अलग कलाएं होती हैं, जानते हैं आप, और लगभग 12 जो है फुल मून होते हैं, यानी कि पूर्ण चंद्रमा होते हैं। ये हो गया एक फुल मून। लेकिन 2-3 सालों में एक समय ऐसा आता है जिसमें 13 मून हो जाते हैं, लगभग एक साल में 13 मून। तो ये जो 13वें नंबर का जो मून होता है, चंद्रमा होता है, फुल मून होता है, वो ही ब्लू मून कहलाता है दोस्तों। उसे ब्लू मून बोल दिया जाता है। अब ये ब्लू मून कभी ब्लू नहीं होता है, ये मतलब इसका कलर से लेना देना नहीं है। कलर अगर इसका चेंज भी होगा तो किस कारण से होगा? मून का जो कलर है, जो वो वातावरण के कलर के कारण होता है। वातावरण में जिस प्रकार के धूल के कण हैं उसके आधार पर होगा। अगर ब्लू दिख रहा है तो कहीं पर अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, कहीं पर ज्वालामुखी वगैरह फटने की घटना हुई है, तो उसका जो धुआं है, जो गुबार है, वो अगर वायुमंडल में है फैला हुआ, तो उसके माध्यम से जो चांद की रोशनी छन करके आएगी, तो वो हो सकता है कि वो ब्लू दिख जाए मून। लेकिन ऐसा ये ब्लू मून ऐसे सामान्य तौर पर ब्लू नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूंकि बना दिया गया है, इसे ब्लू मून नाम से एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो चलता है फिर भाषा में। ये भाषा का एक सौंदर्य ही है, समझिए। अब ये चीज चूंकि बार बार नहीं आती है, बहुत दिनों में आती, कुछ दिनों के अंतराल में आती, कुछ सालों के अंतराल में आती, 2 से 3 साल में, जैसा मैंने बताया अभी, ब्लू मून आता है। तो ये रेयर घटना हो गई, और हिंदी में हम ईद के चांद को रेयर मानते हैं, तो इससे इसकी सादृश्यता देखी जा सकती है। इसे हम हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून मतलब ईद का चांद होना। चलिए उदाहरण देखते हैं। सम क्रिएटर्स अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब वंस इन अ ब्लू मून। देखिए, यूट्यूब में आजकल लोग जो है वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। कुछ क्रिएटर लगातार अपलोड करते हैं और एक दिन ही कई सारे अपलोड कर देते हैं। लेकिन कुछ क्रिएटर जो है कुछ कुछ अंतरालों में करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून में करते हैं, रेयरली करते हैं, बट दे हैव क्वालिटी एज वेल। लेकिन उनके कंटेंट में क्वालिटी भी होती है,
गुणवत्ता भी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं उदाहरण। समीर हैड शिफ्टेड टू मुंबई लास्ट ईयर। समीर मुंबई शिफ्ट हुआ था लास्ट ईयर ही। ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन अब चूंकि वो शहर की ओर पलायन कर चुका है, तो वो अपने गांव को कभी कभार ही आता है। गांव में भ्रमण करने के लिए कभी कभार आता है। तो शहर का बंदा हो गया है वो। देखिए, शहर में रहता है, शहर की हवा उसे लग गई है, अब ज़्यादा पैसा कमाने लग गया है, या हो सकता है वहाँ पर व्यस्तता उसकी ज़्यादा होगी, तो वो अब रेयर हो गया है अपने गांव के लिए, वंस इन अ ब्लू मून। तो ये हो गया दोस्तों वंस इन अ ब्लू मून। और ये आपके 3 मुहावरे, लोकोक्तियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको समझाया गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।